हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह को लेकर के और उसमें कितने प्रकार बन सकते हैं विराम चिन्हों के, उस पर भी चर्चा करेंगे। उनके प्रयोगों को भी जानते हुए चलेंगे। ये यद्यपि छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमको कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, ये जब हमको पता होगा। चिन्हों का प्रयोग हम लगातार करते चलते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये चिन्ह कौन से हैं और कहाँ प्रयोग करना है। यदि ये पता चल जाएगा तो हमें भाषा में प्रयोग करना उनको बहुत आसान और सुलभ हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोस जब भी अपलोड होंगी चैनल पर आपको सबसे पहले पता चल सकेगा। तो चलिए, सबसे पहला जो चिन्ह होता है वो होता है पूर्ण विराम। कौन सा होता है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इंग्लिश में मैं भी लिखता चलूँगा। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको फुल स्टॉप। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं इसको इस तरह के डंडे से। इंग्लिश में आप लोग इसको कई बार डॉट लगा के भी दिखाते हैं। ठीक है, ये पूर्ण विराम का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं किसी भी वाक्य के अंत में। जब वाक्य समाप्त हो रहा होता है तो हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए, राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर हमारी बात जो है वो समाप्त हो गई है तो हमको यहाँ पर पूर्ण विराम लगाना है। वाक्य हमारा समाप्त हो गया है तो इस प्रकार से हमने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिए। ठीक है, तो ये पूर्ण विराम हो गया। दूसरा आपका चिन्ह होता है अर्धविराम। अर्धविराम इंग्लिश में इसको कहते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, कॉलन का मतलब भी स्टॉप से ही होता है, लेकिन यही शब्द ज़्यादा पॉपुलर है, चर्चा में है, तो हमको यही बोलना चाहिए। सेमी कॉलन का जो चिन्ह है वो बनता है इस प्रकार से, ऐसे एक स्टॉप सा लगा देते हैं और एक कॉमा लगा होता है, सेमी कॉलन। तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अल्प विराम अभी तीसरा मैं बताने वाला हूँ। चलिए उसको पहले लिख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक और होता है तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम जिसको हम कॉमा कहते हैं, ये इस फॉर्म में हम लगाते हैं। तो यानी कि अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, और जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना है लेकिन पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकना है तो उसको हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम। ठीक है, तो ये अर्ध विराम में कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान दो। जैसे डट कर परिश्रम करो, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। डट कर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर डट कर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अवश्य मिलेगी यानी डटकर परिश्रम करो, इस जगह पर वाक्य खत्म नहीं हुआ, अभी वाक्य आगे भी है लेकिन कुछ देर यहाँ रुकना पड़ रहा है। डटकर परिश्रम करो, फिर रुक जाएंगे, तब फिर पूरा उसको करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये जो कुछ देर के लिए, जो कि अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकने का समय है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेमी कॉलन या अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार लगाया जाता है। अल्प विराम के लिए सीधा सा है। जैसे अल्प विराम को कैसे समझा सकते हैं हम? अगर अल्प विराम का उदाहरण लेना है तो देखिए, जैसे सानिया मिर्जा, या दो लोगों तीन लोगों को अंतर भी करना है तब भी, जैसे वह रोज आता है, वह रोज आता है, फिर कॉमा लगा दिया। गंगा स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, और चला जाता है, और चला जाता है। तो देखिए हमने इसमें कॉमा का प्रयोग किया। या यूँ भी कह सकते हैं राम कॉमा श्याम। तो ये देखिए दो व्यक्तियों को अलग अलग करने में भी हमने कॉमा का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तीन आपके विराम चिन्ह हो गए। नंबर 4 ये होता है उपविराम। उपविराम इसको हम कह सकते हैं कॉलन। कॉलन इसको हम दिखाते हैं इस तरह से दो बिंदी लगा करके।
ठीक है। इसका प्रयोग जनरली शीर्षक के अंतर्गत करते हैं हम, कोई सी चीज़ शीर्षक को लिखने के लिए, शीर्षक को प्रदर्शित करने में, शीर्षक प्रदर्शित करने में। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक का नाम है कामायनी, फिर डैश करके एक अध्ययन, एक अध्ययन। या आपने एक मूवी का नाम देखा था गदर, एक प्रेम कथा, है ना, एक पिक्चर का नाम था। तो इस प्रकार से जब कोई शीर्षक रखते हैं हम, कोई टाइटल देते हैं, तो उसमें हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। ये आपका विराम हो गया 4th। अब है 5वां प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इंटेरोगेशन साइन, इंटेरोगेशन साइन। प्रदर्शित करते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, जब भी कोई अनिश्चय स्थिति हो या कब, क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द जब आता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो, तो अब ये देखिए कहाँ शब्द आ गया इसमें, है ना, तो इसके पीछे हमको क्या लगाना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। या जैसे हम काश करके या शायद करके जो प्रयोग करते हैं, जैसे आप शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, उसकी जगह लास्ट में भी क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, प्रश्नवाचक, या किसी पर व्यंग्य भी जब हम करते हैं तब भी हम जैसे है ना करके जब पूछते हैं, मैंने ठीक कहा है ना, तो इस प्रकार से जब आप पूछ रहे होते हैं तो जो पूछने का यानी प्रश्न करने का भाव उसमें छिपा होता है वाक्य में, तो वहाँ पर आप अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 6 आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह या इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि इसका प्रयोग जनरली देखने को मिलता है, हाइफन। इस तरह से एक डैश भी एक आगे देखने को मिलेगा, और ये अभी चलिए डैश को भी मैं आपको बता देता हूँ। 7वां रेखिका या निर्देशक, उसको कहते हैं इंग्लिश में डैश। अच्छा, योजक चिन्ह में और डैश में क्या अंतर है, डैश जो है वो बड़ा होता है जबकि योजक चिन्ह छोटा होता है। योजक चिन्ह जो है वो दो शब्दों को योज करने में यानी जोड़ने के काम में आता है, जैसे हानि लाभ। तो ये जो हानि फिर आगे डैश लगा के आपने लाभ लिखा है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका योजक चिन्ह कहलाएगा। जबकि ये जो डैश का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो किसी विशेष प्रकार की जो हेडिंग है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेखिका या निर्देशक चिन्ह को, ठीक है। ये वाली बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ डैश को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने यहीं पर प्रयोग किया था अभी डैश के लिए। ये देखिए एक हेडिंग बनाई मैंने रेखिका या निर्देशक, तो उसके आगे ये जो मैंने लगाया है ये डैश कहलाएगा, जबकि दो शब्दों के बीच में जब हम जोड़ेंगे तो वो योजक चिन्ह कहलाएगा, वो हाइफन कहलाएगा, ठीक है। हाइफन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समास जैसे जगह पर आता है, ठीक है ना। कई बार अपोजिट चीज़ों को भी प्रयोग करने के लिए हम हाइफन का प्रयोग करते हैं, जैसे धर्म अधर्म, है ना, या माता पिता, ठीक है ना। तो ये जो है नौकर चाकर, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करने में हम लोग क्या करते हैं, हाइफन का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कई बार आपको हाइफन का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 7 हो गया। 8वां देख लेते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इनको कहते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ये बहुत वजनदार चिन्ह कहलाता है हिंदी में, उद्धरण चिन्ह। ये जनरली या तो इस तरह से केवल एक या दो इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह। तो जनरली अगर कोई बात हमको कहनी है और केवल एक पैराग्राफ है यानी कि एक अंश है, तब तो केवल एक ही जो चिन्ह है उसको लगाते हैं। और यदि कोई स्पेशल बात है किसी के द्वारा कही गई है, कोई विशेष उक्ति है, कोई विशेष वाक्य है, तो हम उनको 2 कॉमा लगा करके दिखाते हैं। जैसे
सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ, सुभाष ने कहा, ये देखिए डैश लगा है, कहा के बाद ये डैश लगा है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे तो 2 का प्रयोग करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा का 2 का प्रयोग करेंगे। क्या? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये जो स्पेशल पंक्ति थी, आज़ादी दूंगा, तो इसको हमने क्या करा है, हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमे के साथ लिखा है। तो ये आपको ध्यान देना है, जो उद्धरण चिन्ह है वो या तो सिंगल ब्रैकेट के साथ, सिंगल को इन्वर्टेड कॉमा के साथ, या डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक सरल सा पूरा अंश है, तो जैसे कि पूरा पूरा एक कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई वाक्य और स्पेशल तरीके से जब दिखाना होता है तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर की बात करते हैं। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, इसको हम कॉलन और डैश दोनों के साथ प्रयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? कॉलन और डैश, यही जो मैं अभी निकाल रहा था। ठीक है, जब कोई हमें टॉपिक दिखाना होता है या विवरण दिया गया होता है तो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। विशेष रूप से इसका पहचान होता है कि हम निम्नलिखित है या वर्णन निम्नवत है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि गद्यांश का भावार्थ निम्न है, निम्न है। अब क्योंकि उसके आगे भी कुछ कहने जा रहे हैं हम, लेकिन वो नीचे से शुरू करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन से शुरू करने जा रहे हैं, तब उसके लिए हम ये जो प्रयोग करते हैं ये आपका कहलाता है विवरण चिन्ह। यानी आप उसका विवरण आप नीचे करने वाले हैं, जो लाइन आप यहाँ लिखे हैं उसके बारे में आगे बात नीचे करने वाले हैं, तो ये आपका चिन्ह कहलाएगा विवरण चिन्ह कहलाएगा। ठीक है, 10 त्रुटिपूरक चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह यानी साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड, छूटे हुए वर्ड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जनरली हम ये इस तरह का एक निशान लगाते हैं, जैसे राम रावण को मारा। अब यहाँ पर जो ने है वो छूट गया है, तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे, तो ये पता चल रहा है कि इस जगह पर एक शब्द छूट गया था और वो इस निशान के साथ हमने लिख के बता दिया कि यहाँ पर ये ने शब्द छूट गया था, तो ये त्रुटिपूरक चिन्ह कहलाता है। 11वां जो चिन्ह है वो है संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक या एब्रीविएशन, एब्रीविएशन जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसमें जो प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित लिखना है हमको तो ये इस प्रकार से लिख देते हैं हम कभी कभी। ठीक है ना, तो जैसे B.Ed लिख रहे हैं तो ये B.Ed, तो ये जो हमने लगाए हैं चिन्ह, यही क्या कहलाते हैं आपके, ये संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाते हैं। छोटी सी गोल घुंडी बना देते हैं, 0 से बहुत छोटा होता है तो वो आपका, यानी हिंदी वाला जो शून्य होता है उससे भी थोड़ा छोटा रहता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, संक्षेप सूचक चिन्ह कहलाता है। कई और भी आपने देखे होंगे, जैसे डॉक्टर है, इसको कई बार क्या करते हैं, केवल एक डॉट लगा के भी काम चला देते हैं, जैसे डॉक्टर, ये ऐसे। ठीक है, वास्तव में तो वो इस तरह से होना चाहिए, एक थोड़ी सी घुंडी उसमें दिखनी चाहिए, लेकिन वो आजकल डॉट लगाने का ही प्रचलन चल गया है, तो वो भी क्या है, वो आपका संक्षेप सूचक ही शब्द है। ठीक है, जैसे एक कहीं आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, कृपया पृष्ठ उलटिए, तो इसको आप कैसे लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, जैसे सशस्त्र सीमा बल, तो ये स और सी और ब, ये लिख दिया, तो ये सब क्या है, ये आपने इसका एब्रीविएशन प्रयोग किया, यानी संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, 12वां है आपका लोप निर्देश, लोप निर्देश या इनकम्प्लीट भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट। इसमें क्या रहता है कि ऐसे डॉट 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 चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जब आपका कोई बात छूट गई है या 2-3 शब्द, जैसे मैं अक्सर करके अपने जो भी स्टेटस वगैरह लिखता हूँ या अपनी जो कहानियाँ लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ इस बात को, समझ
दार हो और फिर डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ये क्या है, ये लोप निर्देश है, यानी इनकम्प्लीट का चिन्ह है। इस पर आप आगे छोड़ दिया गया है, तो इसको आप पूरा कर सकते हैं, इसमें आगे कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब पूर्व बात की कोई पुनरुक्ति करनी होती है तो उसी को हम जो है इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए, इसके बाद नंबर 13 की अगर बात करें तो वो है आपका समानता सूचक। समानता सूचक, तो ये तो मैथमेटिकल एक है, इक्वल का सिंबल है, तो ये सभी आप लोग जानते हैं, ये इक्वल का चिन्ह है। तो ये गणित में विशेष रूप से विराम चिन्ह के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम भाषा में भी कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे रात्रि की ही बात करें तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह दिखाते हुए दिखाएंगे कि ये निशा है। समानार्थी चीज़ों के लिए भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि दिवस और फिर बराबर का चिन्ह दिखाते हुए दिन। तो क्योंकि ये दोनों का अर्थ एक ही है, एक ही बात हम कह रहे हैं, तो वो इस प्रकार से हम समानता सूचक शब्द चिन्ह के रूप में इक्वल के ही सिंबल को प्रयोग करते हैं। ठीक है, 14 की अगर हम बात करें तो कोष्ठक, आप जानते ही हैं सारे कोष्ठकों को। कोष्ठक भी 3 प्रकार के हैं, ब्रैकेट कहते हैं हम इनको इंग्लिश में। एक होता है बड़ा, इसको ये देखते हैं, एक होता है मझला कोष्ठक और एक होता है छोटा कोष्ठक। तो ये 3 प्रकार के कोष्ठक हम जनरली प्रयोग करते हैं। एक आपका आता है लास्ट, और वो है आपका 15 नंबर, विस्मयादि बोधक, बोधक या विस्मय सूचक कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार का, और मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो फैक्टोरियल के रूप में। तो इसमें क्या होता है, जैसे आहा, मज़ा आ गया, हाँ, इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो ये जो आश्चर्यचकित करने वाले या आश्चर्य से रिलेटेड वाले जो शब्द होते हैं उनके लिए ये प्रकार होते हैं। कभी कभी डांटने वाले हिस्से में भी, जैसे कि हम कहें श्याम अब पढ़ लो, बहुत खेल हो चुका, अब पढ़ लो, बहुत खेल चुके, बहुत खेल चुके। तो ये भी क्या है, ये आपने यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी का प्रयोग किया है। ठीक है, कई बार हम आशीर्वाद भी देते हैं, है ना, खुश रहो, तो ये भी आपके एक्सक्लेमेटरी में ही आ जाते हैं। कई बार हम जैसे दुख भी प्रकट कर रहे होते हैं तो वो भी इसी में एक्सक्लेमेशन में ही आते हैं, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपने देखे विराम चिन्ह के बारे में, इसका भी आप नोट्स बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगले पेज पर चलते हैं, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स ज़रूर आप लोग बनाते चलिएगा, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी पर, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी है वो होती चली जाएगी। कुल मिलाकर के हमने 15 चिन्हों को पढ़ा है। आपने देखा कि पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, रेखिका या निर्देशिका, विवरण चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, लोप निर्देश, समानता सूचक, कोष्ठक जानते हैं आप, और विस्मय सूचक। इस प्रकार से कुल 15 चिन्हों का हमने प्रयोग कर लिया है। तो ये सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं और काफ़ी संख्या में इन्हीं चिन्हों पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम भी आगे की वीडियोज़ इस प्रकार से बनाते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।